हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडिटोरियल डिस्कशन। डेट आज की 18 अगस्त 2025 और देख लेते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हम डिस्कस करेंगे। देखो, हमारे पास में आज दो इश्यूज है। पहला इशू तो रहने वाला है दैट इज रिलेटेड टू स्टेबल कॉइन, कि कैसे इंडिया को भी अपना एक स्टेबल कॉइन लॉन्च कर देना चाहिए जिससे कि हमारा ट्रेड और जो ग्लोबल रेलेवेंस है वो बढ़ सके। समझेंगे पूरे मामले को। दूसरा आर्टिकल रहेगा वो है अभी जो अलास्का समिट हुई है, ठीक है, जहां पर रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग करते हैं, उससे संबंधित। तो दोनों इश्यूज को देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहला आर्टिकल है रूपी बैग्ड स्टेबल कॉइन। इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, आपने क्रिप्टो करेंसीज की बहुत इश्यूज सुने होंगे, बहुत सारे मुद्दे सुने होंगे, और उन्हीं को लोग जब इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यूज करने लग जाते हैं तो वो क्रिप्टो एसेट बन जाते हैं कि हाँ भाई, हम लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं इन्वेस्ट करके, तो वो क्रिप्टो एसेट। तो उस तरीके से देखें तो क्रिप्टो करेंसीज बेसिकली होती है वर्चुअल करेंसीज। इसका मतलब एक ऐसा, आप कह सकते हो कि मैकेनिज्म जिसका यूज करके आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, बट यस, वो फिजिकली नहीं होती है। आपके फोन एप्लीकेशन या किसी वेब पोर्टल बेसिस पे आप उनको यूज कर सकते हैं लेन देन में, ठीक है। इसके साथ में वहीं पर आप देखोगे तो वर्चुअल करेंसी या फिर क्रिप्टो करेंसीज की हम बात करें तो वहां पर आपने एक एग्जांपल सुना होगा बिटकॉइन का। बट पॉइंट इज कि यहां पर हम बिटकॉइंस की बात नहीं कर रहे हैं। बिटकॉइन या फिर जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके पीछे कोई क्या लीगल बैकिंग है या फिर उनको कोई स्टेबिलिटी देने वाली किसी रेफरेंस पॉइंट से कनेक्ट कर रखा है? तो आंसर है नो। वहीं दूसरी तरफ ये जो स्टेबल कॉइन होंगे ना, जिसमें अभी रिसेंट टाइम में यूएसए में लॉन्चिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो उनकी अगर बात करें तो उनको कोई ना कोई लीगल बैकिंग मिलेगी, मतलब प्रॉपर कानून के आधार पर उनका काम चलेगा। साथ ही साथ कोई ना कोई एग्जिस्टिंग ऐसी कोई कंटेंट, चाहे वो हो सकता है गोल्ड हो या मिनरल कंटेंट हो या कोई करेंसी जो कि प्रॉपर्ली रेगुलेटेड है और जिसकी क्रेडिबिलिटी वर्ल्ड ओवर अच्छी खासी है, तो उसकी बैकिंग दी जाएगी। तो उसके आधार पर जो क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की जाएगी उनको बोला जाएगा स्टेबल कॉइन। तो दोनों में मोटा मोटा आपको एक फर्क महसूस हो रहा होगा कि जो स्टेबल कॉइन है उनका प्रॉपर रेगुलेशन का भी मैकेनिज्म रहता है। जैसे अगर हमारे देश में अगर लॉन्च होता है स्टेबल कॉइन तो उसको सपोर्ट देने का हमारे पास में स्कोप रहता है कि चलो ठीक है, गोल्ड की बैकिंग दे दी, गोल्ड की प्राइस मोर और लेस एक तरीके से स्टेबल रहती है, ज्यादा फ्लक्चुएशन आता नहीं है और गोल्ड पे लोग विश्वास भी करते हैं। तो उससे संबंधित अगर बैकिंग दे दी जाए तो स्टेबल कॉइन मोर और लेस कॉन्फिडेंस वाला हो जाएगा, ट्रस्टवर्दी हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बिटकॉइन या उसी के इक्विवेलेंट दूसरी जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनको ना तो कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म के आधार पर रखा जाता है और ना ही दूसरी तरफ हम देखें तो उनके लिए कोई प्रॉपर रेफरेंस पॉइंट लिया हुआ है कि हाँ कोई स्टेबल कंटेंट के बेसिस पर आपने उसको डिसाइड किया है कि हाँ जी इसकी वर्थ इतनी हो जाएगी। तो जो वर्चुअल करेंसी है या फिर जिनको हम क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन टाइप बोल रहे हैं, तो उसी को हम हमारी इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो क्यों ना हम रूपी बैग स्टेबल कॉइन के ऊपर भी काम करें। तो मामला कुछ ऐसा है कि क्रिप्टो एसेट्स हैं उनको लेकर के सवाल ये उठता रहता है, बिटकॉइन जैसे जो क्रिप्टो एसेट्स हैं उनको लेकर के कि यार एक तो मॉनेटरी सॉवरेनिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। कैसे कि आज हमारे देश में रुपी जैसी करेंसी अगर लॉन्च होती है तो सीधी बात है उसका रेगुलेशन आरबीआई के द्वारा किया जाता है। उसकी जो लिक्विडिटी है उसको रेगुलेट करने का काम गवर्नमेंट की तरफ से भी अप्रोचेज अपनी तरफ से डेवलप की हुई है। तो कहने का मतलब एक कंट्री अपने विद इन द बाउंड्रीज अपनी करेंसी को कैसे रेगुलेट कर सकता है, इंटरनेशनलाइजेशन कैसे करनी है, वो मोर और लेस सोची समझी प्लानिंग के आधार पर किया जा सकता है। वहीं पर क्रिप्टो करेंसीज में इस तरीके की रेगुलेशन नहीं होती है, तो वहां पर किसी एक कंट्री का अपना जो सोवरेन राइट है वो मेंटेन रखना मुश्किल होता है। दूसरा, क्रिप्टो एसेट्स में इशू क्या रहता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। एकदम से पता पड़ा कि बिटकॉइन जो है उनकी डेवलपमेंट कैसे होती है। एग्जांपल, बिटकॉइन थोड़ा फेमस है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, बाकी क्रिप्टो करेंसी आप समझिए, क्रिप्टो एसेट आप समझिए। इनमें क्या होता है कि कंप्यूटर एल्गोरिदम्स का यूज करके आप इनको डेवलप करते हो। तो एल्गोरिदम तो आप भी बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूं अगर मुझे कोडिंग आती है तो। सो द पॉइंट इज कि ये जो कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिदम्स हैं इनका यूज करके हम हमारी क्रिप्टो करेंसीज डेवलप कर सकते हैं। तो कोई भी बड़े सुपर कंप्यूटर्स को मेंटेन करने वाली कंपनी अपने खुद के बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एसेट्स डेवलप कर सकती है, और ऐसे में आपको पता है कितनी लाइन लग चुकी है। तो उन पे क्या विश्वास किया जा सकता है? तो थोड़ा सा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए रिस्क हुआ कि नहीं। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का इशू, कि किसी के पास में अगर ब्लैक मनी है तो वो क्रिप्टो एसेट में इन्वेस्ट करके और उसको फिर बाद में व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर ले। तो ये हमेशा इश्यूज बने रहते हैं क्रिप्टो एसेट के साथ में। बट पॉइंट इज, अगर इस क्रिप्टो एसेट को
प्रॉपर गवर्नमेंट की बैकिंग मिले, प्रॉपर रेगुलेटरी मैकेनिज्म के आधार पर डेवलप किया जाए, तो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस वाली बात हो जाएगी। एग्जैक्टली सेम थिंग हैपेंड इन यूएसए, जब वहां पर जीनियस एक्ट पारित किया गया और यूएसए ने अपना एक स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है, जिसके लिए बोला गया है कि उसका जो बैकिंग होगी, जिसका आप कह सकते हो कि उस स्टेबल कॉइन को सबमिट करके आप जिस रेफरेंस पॉइंट पे उसको प्रोड्यूस किया गया है वो आप कन्वर्ट करा सको, तो वो है यूएसडी। कहने का मतलब कि एक एग्जांपल के तौर पे, फौरी तौर पे समझिए कि यूएसए में एक स्टेबल कॉइन लॉन्च हुआ जिसकी वर्थ है $1। तो ऐसे में वो अगर ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, आप कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हो स्टेबल कॉइन के बेसिस पर, तो $1 वर्थ की जो भी ट्रांजैक्शन होती है उनमें आप उसको यूज कर सकते हैं। बट पॉइंट इज कि आपको लगे कि नहीं यार, मेरे को तो मेरा डॉलर ही चाहिए, तो आप उस एक स्टेबल कॉइन को सबमिट करके $1 का फिजिकल करेंसी जो नोट है वो अपने हाथ में ले सकते हैं। तो ऐसे में एक कॉन्फिडेंस वाली बात हुई कि नहीं, बस इसी पॉइंट को यहां पर हम इंडियन कंटेक्स्ट में भी देखना चाह रहे हैं। सो द पॉइंट इज कि क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान है, थोड़ा हमें इसको समझना जरूरी है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की जब बात आती है तो वहां पर रेगुलेटरी मैकेनिज्म आपको नहीं दिखाई पड़ता। बट स्टेबल कॉइन की बात करें तो क्रिप्टो करेंसीज में जो टेक्नोलॉजी, जो टेक्निक्स यूज होती है वो यूज की जाए, बट वहां पर एक लीगल बैकिंग हो। जैसे यूएसए में कानून लाया गया वैसा कानून हम भी बनाए, और हम भी, जैसे कि यूएसए ने अपनी करेंसी के आधार पर ये स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है, तो क्यों ना हम भी करें उस चीज पे। उसके फायदे नुकसान सारी चीजें हम डिटेल में देखेंगे। देखो, कई फैक्टर्स हैं जिनको हमें अभी कंसिडर करने की जरूरत है, क्योंकि जमाना जिस स्पीड से बदल रहा है उसी तरीके से हमें भी अपने आप को अपग्रेड करना जरूरी है, जिससे कि समय के साथ में हम भी अपने आप को रिलेटेबल और रेलेवेंट बनाए रखें। अब वैसे आपने रिसेंट टाइम में देखा होगा कि आरबीआई ने ऑलरेडी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी। ये तो मोटा मोटा अगर देखें तो आप कागज का एक नोट ले जाते हो 500 रुपए का, उसकी बजाय अगर सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का डिजिटल जो एसेट है या डिजिटल करेंसी है उसका यूज कर सकते हो वर्चुअली। तो कहने का मतलब आपने फिजिकल जो करेंसी है उसको वर्चुअल से आपने रिप्लेस कर दिया। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्टेबल कॉइन की जो कि ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज हो सकता है, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई दिमाग लगाना चाहे तो कर सकता है। बट यहां पर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए क्या करने की जरूरत है, हमें रुपी की बैकिंग देनी है। तभी तो इसको नाम क्या दिया गया है, स्टेबल कॉइन, कि भाई इसकी वैल्यू जो है वो इतनी वॉलेटाइल, इतनी जल्दी वेरी नहीं करेगी जिससे कि कोई भी उसको यूज करे वो खतरा महसूस करे। ठीक है, तो ऐसे में क्यों ना हम जिस तरीके से सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को लॉन्च करके हमने जो एक्सपीरियंस लिया है उसको यूटिलाइज करें इसी तरीके से रूपी बेस्ड स्टेबल कॉइन को लॉन्च करने में। यूएस का जो जीनियस एक्ट है उसको हम हमारी लोकल सर्कमस्टांसेस के आधार पर रीइवैल्यूएट करते हुए अपने हिसाब से नया लॉ लेकर के आए, जिससे कि सही तरीके से प्रॉपर्ली इस इंस्ट्रूमेंट को लॉन्च भी किया जा सके, राइट, और इसका रेगुलेशन भी हो सके। इसके लिए क्या क्या करने की जरूरत है वो देखें। देखो, इसमें देखो हमें जरूरत है, पहला पॉइंट तो ये किया जा सकता है कि जो डिजिटल जो हम ये करेंसी या फिर स्टेबल कॉइन लॉन्च करें तो इसको एक टोकन के तौर पे डेवलप करें, जिसमें वर्थ क्या होगी कि एक जो हमारा रुपी है, इंडियन रुपी, इसके इक्विवेलेंट इसकी वर्थ आ जाए। तो इसका मतलब एक तरीके से अगर आपको रिडीम करना है अपना एक जो अपना स्टेबल कॉइन है इंडिया का, उसको रिडीम करना है तो आप उस एक स्टेबल कॉइन को सबमिट करो, आपको ₹1 मिल जाएगा। 100 सबमिट करोगे तो ₹100 का नोट मिल जाएगा। ये चीज पहली की जाए। इसके अलावा इसको कैश में भी कन्वर्ट करना, बैंक डिपॉजिट्स में भी यूटिलाइज करना और इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको लॉन्च कर दिया जाए। अब आप यहां पर समझिए कि टोकन का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। इसके लिए सिंपली है कि मानो आपको एक कंसाइनमेंट एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। तो उस कंसाइनमेंट में मान लो आपने 5000 जूतों की जोड़ी पैक की थी और वो 5000 जूतों की जोड़ी किसी दूसरे कंट्री में जानी है, या फिर मानो एक स्टेट ए से दूसरे स्टेट बी में जानी है। तो ऐसे में आप क्या करोगे, उन 5000 जोड़ी जूतों के लिए एक टोकन प्रोड्यूस करोगे और वो टोकन जो है वो मोर और लेस इन 5000 जूतों को रिप्रेजेंट करने वाला एक फिगर हो गया। अब आप जैसे ही उस टोकन को लेकर के यहां पर जहां पर डिलीवरी देनी है वहां पर उस कंसाइनमेंट को पहुंचाओगे तो वो टोकन जैसे ही पे कर ट्रांसफर होगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपके हाथ में आप चाहो उस हिसाब से पेमेंट रिसीव कर सकते हो। इससे क्या होगा कि बीच में कहीं पर कोई लफड़ा होने का प्रॉब्लम है, कोई लीकेजेस का इश्यू है, तो वो टैकल हो सकेगा और ट्रांजैक्शन भी बड़ी स्पीड से बड़ी स्मूथली हो पाएंगे। तो ये जो तरीका है ये मोर और लेस आपने देखा होगा कि जब भी हम मंदिर में जाते हैं तो हमारे जब जूते रखे जाते हैं ना मंदिर में, तो वहां पर आपने नोटिस किया होगा कि हमें एक टोकन दे दिया जाता है। वो टोकन इसलिए होता है कि भाई ये टोकन जब आप सबमिट करोगे तभी आपके जूते आपको रिलीज होते हुए दिखेंगे। तो मोटा मोटा उस तरीके से हम इस स्टेबल कॉइन को यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर क्या क्या चीजों की जरूरत है, एक तो देखो जिस तरीके से रुपी को हम
प्रोड्यूस करते हैं। आरबीआई रुपी के जो आप कह सकते हो टकसालों में या जो मैन्युफैक्चरिंग होती है नोट की, तो उसके लिए हम रिजर्व रिक्वायरमेंट की बात करते हैं ना कि भाई इतना गोल्ड, इतना आपको इंटरनेशनल करेंसीज अपने बैकिंग में रखनी चाहिए जिससे कि आप इजीली रुपी का अगर प्रोडक्शन करते हो करेंसी का, राइट, तो उसमें फिर वॉलेटिलिटी ना आए, स्टेबिलिटी बनी रहे। तो एक तो इस पे सोचने की जरूरत है। दूसरा, टाइम टू टाइम ऑडिट होती रहे, क्योंकि यहां पर हमें ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो स्टेबल कॉइन है इनको प्रोड्यूस करने का जो मैकेनिज्म है इस पे काम करेगी प्राइवेट कंपनियां। ध्यान रखना, यहां पर काम करेंगी प्राइवेट कंपनियां। तो ऐसी परिस्थितियों में इनका प्रॉपर रेगुलेशन और प्रॉपर इनकी ऑडिटिंग होना जरूरी है स्ट्रिक्टली। इससे क्या हो कि कोई प्राइवेट कंपनी लूप होल्स का फायदा उठा करके जो कंज्यूमर्स हैं, जो यूजर्स हैं हमारे जैसे, उनका फायदा ना उठा ले। साथ ही साथ रिडेम्पशन राइट तो देने की जरूरत है कि हाँ भाई एक इंडिविजुअल के पास में इंडियन स्टेबल कॉइन है तो वो चाहता है कि इंडियन रुपी उसके हाथ में आ जाए तो स्टेबल कॉइन सबमिट करके और अपना पैसा निकलवा ले। इससे क्या होगा, यूजर ट्रस्ट बिल्डअप होगा और एक ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन होगी। तो इन चीजों पर हम काम कर सकते हैं। फिर आगे देखें तो रुपी को अभी तक हमारे इस तरीके से जो ये स्टेबल कॉइन का जो कॉन्सेप्ट है इस पर हमने ज्यादा काम नहीं किया है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो भी हमारी रेगुलेटरी और जो भी हमारे इंस्टीट्यूशन है फाइनेंशियल एस्पेक्ट में काम करने वाले, उनको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन में काम करने की जरूरत है, चाहे फिर वो आरबीआई हो या सेबी हो या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो। तीनों को साथ मिलकर काम करना होगा। इन तीनों का साथ मिलकर काम करने से ही प्रॉपर मैनर में, रेगुलेटेड मैनर में आप स्टेबल कॉइन इशू कर सकते हो। साथ ही साथ इसके लिए आपको ध्यान ये भी रखने की जरूरत है, रेगुलेशन आपका हो गया, साथ ही साथ ये भी देखने की जरूरत है कि कहीं पर कोई कंपनी अगर स्टेबल कॉइन लॉन्च कर रही है, जो कि आरबीआई के सपोर्ट के बेसिस पे होगा सारा काम, आरबीआई के प्रॉपर रेगुलेशन के तहत होगा, बट पॉइंट इज कि क्या वहां पर ब्लैक मनी को व्हाइट मनी किया जा रहा था। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोविजन को ध्यान रखने की जरूरत है कि गड़बड़ ना हो जाए कहीं। दूसरा, केवाईसी, आपको पता है पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये देख करके आप अपना खुद का वेरिफिकेशन देते हो कि आप कौन इंडिविजुअल हो। तो इससे क्या हो जाएगा, एक ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा मेंटेन होने का स्कोप हो जाएगा। तो एक तो रेगुलेटरी मैकेनिज्म और दूसरा आप यहां पर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और केवाईसी को भी साथ में लेकर के चलो। इससे क्या होगा कि कहीं से भी कोई लूप होल निकलने का स्कोप मिनिमाइज हो जाएगा। फिर अगर देखें तो आरबीआई के द्वारा इसके ऊपर काम करना कैसे शुरू किया जा सकता है। आपको ध्यान होना चाहिए कि जब भी कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट अगर मार्केट में लॉन्च होता है तो उसको लेकर के आरबीआई पहले अपने एक सैंडबॉक्स में, रेगुलेटरी सैंडबॉक्स जिसको बोलते हैं, जैसे आप कोई भी चीज तैयार करना चाहते हो मॉडल, तो आप जानते हैं ना मिट्टी से कैसे अपना फिगर आउट कर सकते हो चीजों को बना करके, क्या ये ऐसा मॉडल हो सकता है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, ये फ्लाईओवर ऐसे बन सकता है। तो उसके ट्रायल के बेसिस पर काम करना आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई भी हम फाइनेंशियल प्रोडक्ट लेके आए तो आरबीआई अपने रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में एक पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर स्टेबल कॉइन के ऊपर काम करे। फिर जैसे ही इसके ऊपर कॉन्फिडेंस आए, फिर उसके बाद में प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर दिया जाए कि भाई ये हमारा रुपी बेस्ड एक हमारा डिजिटल एसेट या फिर हम क्रिप्टो एसेट की बात करें, ये स्टेबल कॉइन हमने डेवलप कर दिया है, आप इसको अब लॉन्च कर सकते हो, जिसका यूज कर सकते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। इसके अलावा किन चीजों पर हमें ध्यान देना होगा, जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं वो, जैसे कि हमें पता है बैंकों के रेगुलेशन की अगर बात करें तो आरबीआई बीआईएस के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड जो कि इंटरनेशनल बॉडी है, दोनों की दोनों स्विट्जरलैंड के बेसल में लोकेटेड है। तो उनकी जो भी गाइडलाइंस है, उनकी जो भी आप कह सकते हो रिजर्व बैंकिंग से रिलेटेड जो मैकेनिज्म है कि हाँ भाई इतना तो आपके पास में रिजर्व में अमाउंट गोल्ड का या फॉरेन करेंसीज का होने चाहिए, तब आप अपनी करेंसी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो चीजें यहां पर भी एज इट इज अप्लाई कर दी जाए। और साथ ही साथ केवाईसी वाला सिस्टम आएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन को इनको लेकर के आप प्रॉपर्ली काम करें। सो द पॉइंट इज कि लॉन्चिंग के लिए आरबीआई को कदम उठाना पड़ेगा और वो भी इंटरनेशनल रूल्स एंड रेगुलेशंस को ध्यान रखते हुए। फिर बात आती है कि रुपी बेस्ड स्टेबल कॉइन को जैसे हम तैयार करें तो उसके लिए सारा मामला होगा डिजिटल बेसिस पर, टेक्नोलॉजी बेसिस पर। तो हमें एक तो रोबस्ट टेक्नोलॉजी, फाउंडेशनल टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी। और इसके लिए क्या किया जाए, जो हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, डीपीआई, जिसमें आधार सिस्टम, यूपीआई सिस्टम और ये है ना, इनको आप इंटीग्रेट कर लो। इनका यूज हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो क्यों ना हम इनको और ज्यादा यूटिलाइज करें इस तरीके के स्टेबल कॉइन को प्रोड्यूस करने में। दूसरा, हमें यहां पर परमिशन और पब्लिक ब्लॉकचेन मैकेनिज्म को और ज्यादा एक्सपेंड करने की जरूरत है और यूटिलाइज करने की जरूरत, जो कि ऑलरेडी बहुत सारे आप कह सकते हो क्रिप्टो करेंसीज में यूज हो रहा है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है, सिंपल सी बात है, आप क्या करते हो कि कोई भी डिजिटल मतलब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में कोई भी प्रोडक्ट अगर तैयार होता ना, उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, उस प्रोडक्ट से रेलेवेंट जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, उन सबके पास एक टाइम पर इक्वली शेयर्ड होती है। तो एक भी अगर उस प्रोडक्ट में चेंज करेगा ना, तो बाकियों को भी इस तरीके की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि हाँ भाई उस पर्टिकुलर सिस्टम पे उस इंडिविजुअल ने चेंज किया है। और इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। जैसे कि यहां पर ये फाइनेंशियल कोई प्रोडक्ट है,
ठीक है, या फिर कहो कि एक ऐसा डेटाबेस है जो कि इन चारों यूजर्स या फिर चारों नोड्स के पास में शेयर्ड है सिमिलर मैनर में। अब यहां पर नोड डी ने अगर कोई चेंज किया उस डेटाबेस में, ठीक है, मान लो कि यहां पर स्टेबल कॉइन ऑफ इंडिया ऑलरेडी एनलिस्टेड था बट उसकी वर्थ में चेंज करने की कोशिश की, मान लो मैनिपुलेशन करने की कोशिश की गई, कर सकता है कोई भी। तो ऐसे में उसमें जो भी चेंज आएगा ना वो ऑटोमेटिकली नोड ए को भी पता पड़ जाएगा, बी को भी पता पड़ जाएगा, सी को, क्योंकि इनकी जो लिस्टिंग का डेटाबेस है उसमें भी वो साइमल्टेनियसली सिंक्रोनाइजेशन के बेसिस पे चेंज हो जाएगी। तो ऐसे में ये जो डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी है ना, इसका यूज करके हम इजीली चीजों को ट्रेस कर पाएंगे। ऐसे में क्या होगा कि कोई भी अगर गड़बड़ करने की कोशिश करे तो वहां पर वो पकड़ा जाए। दूसरा, यहां पर एक इम्यूटेबिलिटी भी आ गई ना कि जल्दी से कोई चेंज नहीं कर पाएगा। चेंजेस तभी होंगे जब चारों की सहमति होगी, और चारों की सहमति को प्रॉपर्ली रेगुलेट किया जाए रेगुलेटरी बॉडीज जैसे कि आरबीआई या फिर सेबी, उनके द्वारा। तो ऐसे में ये स्टेबल कॉइन का मैकेनिज्म हम हमारे यहां पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा देखे जाए तो स्टेबल कॉइन जो है वो हमारी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने बताया यूपीआई और उनके साथ में इजीली अगर कनेक्ट करते हैं तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि ऑलरेडी जिस तरीके के ट्रांजैक्शंस हम रन करा रहे हैं वो इजीली काम कर पाएंगे। जैसे मान लो हम रेमिटेंस रिसीव करते हैं, दुनिया भर में सबसे ज्यादा रेमिटेंस रिसीव करने वाला कंट्री इंडिया है, क्योंकि एनआरआईज बाहर रहते हैं, बाहर से फिर अपने रिश्तेदारों को पैसा ट्रांसफर करते हैं। तो ऐसे में वो पैसा ट्रांसफर करना बड़ा आसान हो सकता है इससे, है ना। इसी तरीके से एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बताया टोकनाइज का कैसे मैकेनिज्म काम करेगा। एक कंसाइनमेंट 5000 जूतों का एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो उसमें कैसे ट्रांजैक्शंस को इजीली आप रन करा सकते हो। इसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का जो काम होता है हमारे यहाँ डिफरेंट स्कीम्स में, वो आप लोकली इंप्लीमेंट कर सकते हो स्टेबल कॉइन के आधार पर। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्टेबल कॉइन को हम ऑफलाइन भी ऑपरेट करवा सकते हैं। आपको पता है रूरल एरिया में इंटरनेट एक्सेस इतना है नहीं, है भी तो नेटवर्क इश्यू रहता है, कई चीजें हैं। तो ऐसे में क्यों ना इस तरीके से हम स्टेबल कॉइन को ऑपरेट करवाने का जो मैकेनिज्म है उसको स्टार्ट करें, जिससे कि ऑफलाइन बेसिस पर भी वो ट्रांजैक्शंस इजीली हो सके। ठीक है, फिर आगे देखा जाए तो ऑडिट की बात देखो, थर्ड पार्टी ऑडिट रेगुलर बेसिस पे होती रहनी चाहिए, जिससे कि टाइम टू टाइम जो भी गड़बड़ियां हैं, जो भी लूप होल्स हैं, जो भी कहते हैं ना कि कमियां आ रही हैं, उनको हम टाइमली मैनर में चीज़ों को मैनेज कर सकें। यूएसए में यूएसडीसी इस तरीके का काम कर रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम इस पे काम कर सकते हैं। और रिडीम करवाने का कंसेप्ट मैंने बता ही दिया कि आप एक स्टेबल कॉइन बराबर 1 रुपी है, तो आप स्टेबल कॉइन सबमिट करके अगर रुपी लेना चाहो तो रुपी ले सकते हो, या फिर एक स्टेबल कॉइन से पेमेंट करके आप कुछ ट्रांजैक्शन करना चाहते हो, कहीं पे कुछ प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हो तो वो भी अलाउड हो जाए। तो ये एक चीज़ हमें यहाँ पर लॉन्च कर देनी चाहिए। तो आरबीआई के द्वारा ये चीज़ लॉन्च करी जाए जिसका प्रॉपर रेगुलेशन हो, और मेन जो काम होगा वो यहाँ पर प्राइवेट एंटिटीज़ का होगा, ध्यान रखें आप, ठीक है। जैसे ये जो डिजिटल करेंसी ऑफ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी की हमने बात की, ई रूपी, वो तो सीधी बात है आरबीआई ही इशू करता है, जो सेंट्रल बैंक्स की ही वो ऑथराइजेशन के अंडर काम होता है। बट स्टेबल कॉइन में आरबीआई की रेगुलेशन तो रहेगी, पर इसका जो लॉन्च होगा वो बेसिकली करेंगी प्राइवेट एंटिटीज, तो उनको स्ट्रिक्ट रेगुलेशन में रखने की जरूरत है, तो टाइमली ऑडिटिंग भी होती रहे। फिर आ जाओ स्टेबल कॉइन की बात करें तो और भी कई एडवांटेजेस हैं। जैसे मैंने बताया कि हमारे फॉरेनर्स जो हैं वो बाहर से पैसा इंडिया में भेजते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में उनका जो एक्सचेंज है वो क्विकली हो सके, है ना। दूसरी जो करेंसीज पे रिलायंस है इंटरनेशनली, उस पर हम थोड़ा सा हमारी डिपेंडेंसी को रिड्यूस करें। तीसरा, इंटरनेशनल ट्रेड जो हम किया करते हैं उसमें हमारे पास में जब हमारे इंडियन रुपी बेसिस पर जो कोई स्टेबल कॉइन होगा तो उसके आधार पर ट्रेड करना कितना इजी हो जाएगा, बजाय कि डॉलर या डॉलर बेस्ड किसी और करेंसी के आधार पर। तो ऐसे में हमारी इंटरनेशनलाइजेशन भी होती चली जाएगी धीरे धीरे। इसके अलावा रुपी बेस्ड स्टेबल कॉइन जो होगा वो कई इकोनॉमिक पेन्स को भी हमारा इंप्रूव करेगा, जिसमें आप खुद देख सकते हैं कि कभी भी हमें रेगुलेटरी मैकेनिज्म के आधार पर, मान लो आरबीआई को कोई डिसीजन लेना है, अब वो डिसीजन इंप्लीमेंट होने में कितना टाइम लग जाता है जब भी बैंकिंग या एनबीएफसी के लेवल की बात करें, तो उसको क्विकली इंप्लीमेंट कराने में भी इसकी सहायता हो सकती है। ठीक है, फिर आ जाओ, आज हम दुनिया में सबसे ज्यादा, ऑलरेडी हम बात कर चुके, रेमिटेंसेस सबसे ज्यादा रिसीव करते हैं, ठीक है, और वो ज्यादातर जो रेमिटेंसेज आती हैं उनमें कितना पैसा कन्वर्जन में ही लग जाता है कि भाई डॉलर में कमाया, रुपी में घर वालों को भेजना है, तो कितना ट्रांजैक्शन कॉस्ट लग जाती है। तो ये जो रुपी बैग्ड स्टेबल कॉइन अगर आ जाता है तो आप मान के चलो 90% तक जो भी डिडक्शन होते हैं ना ट्रांजैक्शंस के अंदर, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, वो सेटलमेंट में आपका पैसा बचेगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मैंने बताया टोकनाइजेशन का मैकेनिज्म काम करेगा तो ऑटोमेटिकली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हमारा बढ़ेगा। ठीक है, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस उनको ज्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि उनके ट्रांजैक्शनल जो पैसे ज्यादा लग जाते हैं कन्वर्जन का, इनका लेना देना, तो वो आपका मिनिमाइज कर दोगे आप। फिर आ जाओ फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू से,
ई रूपी जिस तरीके से लोगों को इजीली चीजों में लेन देन करने में इशू नहीं करने देता, जैसे कि आज अगर देखें तो आपको लोन लेने में बड़ी आसानी होती है, या फिर आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हो तो बड़ी आसानी होती है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि आप यहां पर ट्रांजैक्शन कर रहे हो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। अगर वहीं पर ये इन्वेस्टमेंट का काम और जो कुछ भी आप लोन लेने का काम कुछ भी कर रहे हैं, अगर वो फिजिकल करेंसी में आप करते तो सोचो क्या जल्दी से आपके पास में लोन अकाउंट में आ जाता? क्या आप लोन ले पाते? इतने ट्रांजैक्शन जो यूपीआई के बेसिस पे हो रहे हैं हो पाते? नहीं ना। तो ऐसे में आप सोचो कि कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन और बढ़ जाएगा जब ई रूपी के पैरेलल में इस तरीके से स्टेबल कॉइन और हमारा लॉन्च हो जाए, जिसमें इन्वेस्टमेंट का भी स्कोप है, ट्रेड का भी स्कोप है और ट्रांजैक्शन का भी स्कोप है ना। तो रूरल एरियाज में देख लो या अंडर सर्व्ड जो एरियाज हैं उनको भी हम यहां पर इंक्लूड कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्लोबल रीच हमारी बढ़ेगी तो उससे हमारी सॉफ्ट पावर का राइज होना, ग्लोबल रीच का राइज होना, ये बेनिफिट्स हमें ऑल ओवर दे ही जाएगा। जो यूएसए के डॉलर पे डिपेंडेंसी है वो ऑलरेडी रिड्यूस करने की टेंडेंसी हमारी बनी रही है कि कोशिश की जाए जिससे कि फिर बाद में दबाव में ना आए। इसके अलावा बोरोइंग कॉस्ट भी रिड्यूस होगी। मैंने बताया किस तरीके से कितना आसानी से लोन आजकल मिल जाता है, तो वो और ज्यादा रिड्यूस हो जाएगी कॉस्टिंग। ऐसे में फिर जो फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस हैं वो बढ़ते चले जाएंगे और कुछ बेनिफिट्स जो भी हो इन ट्रांजैक्शंस में वो फिर आरबीआई या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर जो भी इंस्टीट्यूशन वहां पर इन्वॉल्व है वो अपने शेयर के अंदर इंक्रीज कर सकता है, अपने बेनिफिट शेयरिंग के अंदर। तो ये कई बेनिफिट्स हैं रुपी बेस्ड अगर हम स्टेबल कॉइन लॉन्च करते हैं। इसके अलावा यहां पर कोऑर्डिनेशन का तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, रेगुलेटरी मैकेनिज्म। ये चीजें थोड़ी रिपीट हो रही हैं, ठीक है। फिनटेक कंपनियां हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज है, ग्लोबल प्लेयर्स हैं। आपको पता है कि ग्लोबल प्लेयर्स पेपल, वीजा ये ऑलरेडी काम कर रहे हैं। जैसे मास्टर कार्ड और ये वीजा वाले कार्ड आप यूज करते हो, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं? ये स्टेबल कॉइन का ही तो मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं कि इनके पास में आपको प्लास्टिक कार्ड दे दिया जाता है, उस कार्ड का आप यूज करके इंटरनेशनली कहीं पर पेमेंट करते हो, तो आपके अकाउंट में अगर रुपी के टर्म्स में पैसा है तो पेमेंट आप करोगे तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट करके सेटल कर देगा मामले को। तो ऐसे में इन इंटरनेशनली जो ये एग्रीगेटर्स काम कर रहे हैं ना, पेपल या फिर वीजा, इनका भी एक रिप्लेसमेंट निकल के आ जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप देखो कितना बेनिफिट आरबीआई को या फिर जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म के आधार पर हम हमारी इकोनॉमी को दे सकते हैं, राइट। फिर आ जाओ आगे, कोलैबोरेशन होना जरूरी है। जैसे रिजर्व बैंक का इनोवेशन हब है वो ब्लॉकचेन पे ऑलरेडी काम कर रहा है, तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ही तो सारा मैकेनिज्म रन करेगा स्टेबल कॉइन का। तो उनको इंटीग्रेट कराते हुए हम प्रॉपर्ली इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर लें और इन चीजों को इंप्लीमेंट भी कर लें। तो देखो बात कुछ ऐसी है कि इनको इंप्लीमेंट करने के लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं जो रिपीट हो रही हैं बार बार। नंबर 1, एक तो प्रॉपर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो जिससे कि हम हमारा खुद का आईएनआर बैग्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च कर सके। लॉन्चिंग से पहले आरबीआई खुद के अपने ट्रायल्स कर ले, आरबीआई जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है उसके तहत। फिर उसके बाद में यूपीआई, ई रूपी इनके साथ इसकी इंटीग्रेशन कर दी जाए जिससे कि रिडेम्पशन भी पॉसिबल हो सके कि कोई कन्वर्ट कराना चाहे फिजिकल करेंसी में तो हो जाए पॉसिबिलिटी। नंबर 2, इसमें आपको रेमिटेंसेस पे और जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है उनके पेमेंट्स के ऊपर लाने की जरूरत है जिससे कि हमारा ट्रेड एक्सपेंड हो। और तीसरा और फाइनल स्टेज रहेगा कि हम नेशन वाइड इसको ऑपरेट करवाएं और जरूरत पड़े तो विद द टाइम हम हमारी इस स्टेबल कॉइन को इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर भी अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। तो ये अपने आप में एक बहुत ही इनोवेटिव और कहते हैं कि यूएसए ने जो काम स्टार्ट किया है वो चीज हम कर सकते हैं। नहीं तो क्या होता है कि बिटकॉइन जैसी जो करेंसीज होती है ना, उनको लेकर के ज्यादातर लोगों के मन में ये डर बैठा रहता है कि यार इसमें हम पैसा अगर इन्वेस्ट भी करेंगे तो पता नहीं है इसका हमें कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो वो चीजें यहां पर देखी जा सकती है। तो समय आ चुका है कि प्रॉपर्ली रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रॉपर रेगुलेशन के आधार पर हम काम करें। और देखा जाए तो यहां पर गवर्नमेंट को आगे आने के साथ साथ में प्राइवेट सेक्टर को भी आगे लाया जाए। बस प्राइवेट सेक्टर को प्रॉपर मॉनिटरिंग में रखने की जरूरत है जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो इसका मतलब यह है कि समय आ चुका है एक पावरफुल आइडिया को इंप्लीमेंट करने का। और विक्टर ह्यूगो का वो स्टेटमेंट कैसे भूल सकते हैं कि नथिंग इज मोर पावरफुल देन एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। तो ये बिटकॉइन, ये जो रूपी बैग्ड स्टेबल कॉइन है उसका बोले समय आ चुका है, अब इसको हमें इंप्लीमेंट कर देना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है न्यू स्टार्ट ऑन द अलास्का समिट एंड द यूक्रेन वॉर। आपको पता है व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट अलास्का के विजिट पर आते हैं और वहां पर ये दोनों लीडर्स की मीटिंग होती है। ये बात सच है कि मीटिंग इतनी सक्सेसफुल नहीं रही, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो हमें यहाँ पर डिस्कस करने हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक को, आर्टिकल को आप इस जीएस पेपर 2 के टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देखो इस पर्टिकुलर समिट को लेकर के बहुत ज़्यादा बातें हुई थी, बहुत ज़्यादा कवरेज मिला है। देखा जाए तो ये कहाँ पर मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई? अलास्का के एंकरेज में। कोई ब्रेक थ्रू तो नहीं मिला, बट यस जो एक होता है ना कि डिप्लोमेटिक जो चैनल होता है बातचीत करने का, जो स्कोप होता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में, वो स्टार्टिंग यहां से हो चुकी है।
तो देखा जाए तो यूक्रेन वाले मुद्दे को लेकर के ही यहां पर मेन डिस्कशन का मुद्दा था। दोनों के दोनों सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर्स हैं अगर आज के टाइम पे देखा जाए, तो क्यों ना दोनों के बीच में जो हॉस्टिलिटी है उसको रिड्यूस किया जाए और एक म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट को रिड्यूस किया जाए। कारण क्या है कि इस म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट के चलते, हॉस्टिलिटी के चलते आज इंडिया जैसे कंट्रीज को भी बहुत सारे खामियाजे उठाने पड़ रहे हैं, जो कि आप अच्छे से समझते हैं। तो देखो बात कुछ ऐसी है कि रिलेशनशिप जितनी स्टेबल होगी उतना ज्यादा ठीक रहेगा मामला। और मोटा मोटा देखा जाए तो जो व्लादिमीर पुतिन है उनके द्वारा एक ही चीज बोली गई है कि ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए यूक्रेन वाला मामला रिजॉल्व होना जरूरी है, क्योंकि तार सबके जुड़े हुए हैं यहां पर। ठीक है, रूसो अमेरिकन टाइज को हमें थोड़ा सा रीबिल्ड करने की जरूरत है। जैसे कोल्ड वॉर पीरियड के बाद में अगर देखें, या फिर यूं कहें कि कोल्ड वॉर पीरियड के टाइम पर भी बातचीत इनके बीच में लगातार होती रहती थी। कई एक तरीके से इनके बीच में पैक्ट्स भी हुए कि भाई कैसे भी करके हम इतना ज्यादा एस्केलेशंस में ना पड़ जाएं कि पता पड़ा कि हम हमारे डेवलपमेंटल एस्पेक्ट को तो छोड़ चुके हैं, लड़ाई में इतना मतलब उलझ चुके हैं कि भाई जो चीजें हमारी बेसिक है वो भी ना हो पाए प्रॉपर। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर बात हुई कि क्यों ना पीस अचीव की जाए। देखो देखा जाए ना तो जितने भी स्टेक होल्डर्स है, चाहे यूक्रेन की बात करो, यूरोप की बात करो, या फिर यूएस, इवन रशिया, हर कोई पीस की बात कर रहा है। मुद्दा कहां उलझ रहा है कि सबके अपने अपने इंटरेस्ट है। जैसे कि यूएसए ने ये बोल दिया कि पीस आनी चाहिए, तो यहां पर यूएसए के अपने इंटरेस्ट हैं कि आप वहां पर, डोनाल्ड ट्रंप तो ये सोच रहा है ना कि भाई वहां के यूक्रेन के जो मिनरल वेल्थ है वो यूएसए के हाथ लग जाए। रशिया का ये इंटरेस्ट है पीस आनी चाहिए, बट फ्यूचर में हमारे साथ में कोई खिलवाड़ ना हो, उसके लिए यूक्रेन को न्यूट्रलिटी और डिमिलिटराइजेशन के ऊपर काम करना होगा। वहीं पर यूरोप का ये सोचना है कि यूक्रेन वाले एरिया को अगर हम फ्री छोड़ देंगे तो रशिया और ज्यादा आगे बढ़ता रहेगा, और रशिया का ये एक जो बिहेवियर है कि हाँ जी हम ऑफेंसिव अप्रोच लेते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं, तो वो यूरोप को बहुत ज्यादा वल्नरेबल बना देगा। इसमें सारे में पिसाई हो रही है सबसे ज्यादा किसकी? यूक्रेन की। यूक्रेन का ये कहना है कि भाई बात कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम जमीन का एक कतरा भी नहीं छोड़ेंगे रशिया के पास में। तो इन मामलों को अगर देखें तो कन्वर्जेंस नहीं आ रही है। सब चाहते हैं कि पीस आए, बट पॉइंट इज कि सबके अपने अपने कंसर्न्स हैं। अब यूरोपियन पार्टनर्स ये कह रहे हैं यूक्रेन वाले कि भाई इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए। वहीं पर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि सीज फायर ना होते हुए हम डायरेक्टली एक कॉम्प्रिहेंसिव पीस एग्रीमेंट में क्यों ना चले जाएं, एक ऐसा डील जिसमें युद्ध खत्म ही हो जाए फाइनल। तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को फिर कई आर्ग्यूमेंट्स दिए गए। तो ऐसे में ट्रंप ने भी इस बात के ऊपर कहा कि देखो यहां पर यूक्रेन को थोड़ा सा बात को कंसिडर करने की जरूरत है, क्योंकि मामला कुछ ऐसा है कि रशिया इज अ ग्रेट पावर। वहां पर अगर यूक्रेन कुछ भी चीजों में सेटलमेंट करने की नहीं सोचता है, तो ऐसे में रशिया फिर बाद में अपनी तरफ से जो एस्केलेशन है उनको कवर अप करे, रिड्यूस करे, लगता नहीं है। और व्लादिमीर पुतिन का तो यही पॉइंट है कि रूट कॉज को एड्रेस करते हुए सीधा पीस एग्रीमेंट में आए तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि सीज फायर का यहां पर रशिया को डर क्या रह सकता है कि यूरोप फिर वहां पर सीज फायर के अंडर में कुछ और प्लानिंग, सीज फायर का मतलब एक युद्ध विराम ही होगा, युद्ध खत्म नहीं हुआ तो वो रीस्टार्ट अपने हिसाब से आगे कर सकते हैं। तो रशिया बिल्कुल भी इस चीज के लिए रेडी नहीं है। और रशिया की वल्नरेबिलिटी सीधी है कि नेटो और जो ईयू है इसका एक्सपेंशन अगर रशियन बॉर्डर्स तक आता है तो उस चीज को लेकर के रशिया बिल्कुल भी सहज नहीं है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो रशिया का तो यही कहना है कि भाई पीस एग्रीमेंट पे आ जाए तो ज्यादा ठीक रहेगा। वैसे देखा जाए तो ये समिट इस तरीके से फेलियर में ही फाइनलाइज हुई है, बट पॉइंट मैंने बताया कि डिप्लोमेटिक पास तो खुले, कम से कम पास में बैठ करके बातचीत तो शुरू हुई। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें और व्लादिमीर पुतिन की बात करें तो कुछ पॉइंट्स ऐसे भी है जहां पर इनके एग्रीमेंट्स भी आए हैं। जैसे कि दोनों ने ये कहा कि चलो ठीक है, यूरोपियन, नेटो और यूक्रेनियन लीडर्स के साथ में बातचीत होनी भी चाहिए और इन्हीं के साथ बैठेंगे तो बातचीत क्लियर होगी। बट जो इशू था वो मेन वही था कि भाई सीज फायर नहीं, हम सीधा पीस एग्रीमेंट पे आए। वोलोदिमीर जेलेंस्की की बात करें तो वो अभी मंडे को, जैसे कि आज की बात करें तो आज जहां तक है व्हाइट हाउस की विजिट पे जाएंगे, बट यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कह दी कि जेलेंस्की को समझना होगा कि भाई आप रशिया से डील कर रहे हो एंड रशिया इज अ वेरी बिग पावर। तो यहां पर ये देखने वाली बात है कि आज वोलोदिमीर जेलेंस्की की मीटिंग में क्या आउटकम निकलता है। रशिया यूक्रेन से क्या चाहता है? सबसे पहला तो कि यूक्रेन की जो टेरिटरी रशिया के पास में है उसको रिकॉग्नाइज करे। जैसे कि आपने देख लिया ये लोहांस्क, डोनेट्स्क की ये जो रीजन्स है, इनको सीधी बात है रशिया ने ये कह दिया कि मोटा मोटा ये हमारा पार्ट है। और यहां पर आपने देखा भी होगा जब 2022 में अटैक हुआ तो यहां पर एक तरीके से रेफरेंडम टाइम मैकेनिज्म भी रन कराया गया था कि हाँ भाई आप रशिया के साथ जाओगे यूक्रेन के साथ, तो ये रशिया के साथ चला गया ये रीजन। तो एक तो ये रिकॉग्निशन। दूसरा, यूक्रेन न्यूट्रल रहेगा, यूक्रेन
कहीं पर भी रशिया के फेवर में भी नहीं आना चाहता, तो वहां पर वो यूरोप और नेटो को भी ज्वाइन नहीं करेगा। और तीसरा, यूक्रेन का डीमिलिटराइजेशन होना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन में अभी इस लड़ाई के दौरान बहुत सारा डिप्लॉयमेंट हो चुका है यूरोप का और यूएसए का, ठीक है, मिलिट्री वाइज देखा जाए तो वो रिड्यूस होगा, तब रशिया फिर आगे पीस एग्रीमेंट पे आगे जा पाएगा। तो पुतिन तो सीधा चाहते हैं कि वॉर को फ्रीज करो, खत्म बात, ठीक है। और दूसरा ये कह दिया कि जो डोनबेस और दोनास्क, ये जो रीजन लोहांस और दोनेस्क, ठीक है, ये जो रीजन्स हैं ये रशिया के पार्ट के तौर पे रिकॉग्नाइज हो जाए ना, तो रशिया की जो लड़ाई अभी चल रही है, रशिया भी लगातार ऑफेंसिव अप्रोच लेके चल रहा है ज़ेपोरिजिया में और खेरसोन में, बोलो वहां पर हम लड़ाई करना बंद कर देंगे, रशिया ने ये कह दिया अपनी तरफ से। बट पॉइंट इज कि ये दो रीजन्स को मोटा मोटा रशिया चाहता है, यहां पर ये क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरी तरफ जो खार्किव वाला रीजन है, यूक्रेन का जो नॉर्थ, आप कह सकते हो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, वहां पर भी रशिया इन्वेड करना बंद कर देगा अगर यूक्रेन इन चीजों के ऊपर आ जाता है। अदरवाइज अभी तक देखें तो देखो मामला कुछ ऐसा है कि यूक्रेन यस बोले अपनी जमीन को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, उसमें कुछ ग्रीन सिग्नल दिखाई नहीं देता, क्योंकि यूरोप की तरफ से यूक्रेन को पूरा सपोर्ट है कि आप अपनी जमीन छोड़ो मत, सीज फायर के लिए बात हो तो ठीक है। तो यहां पर ये पेच इस तरीके से उलझे हुए हैं, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ से कोशिश की, चलो ठीक है, डिफरेंसेस को तो नैरो डाउन किया जाए, बातचीत तो की जाए। अब कीव का क्या स्टैंड आता है वो आज पता पड़ेगा, ठीक है। बाकी देखा जाए तो ईस्टर्न यूरोप में अगर स्टेबिलिटी और पीस की जरूरत है तो सीधी बात है यूक्रेन रशिया को बैठकर ही बात करनी होगी, मीडिएशन चाहे कोई भी कराए, स्टेक्स चाहे किसी के भी उलझे हुए हो, क्योंकि यहां पर मार पड़ रही है यूक्रेन को, यूक्रेन के लाखों लोग मारे गए, कितना लाखों तो क्या मतलब कई हजारों लोग मारे गए, कितना नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर को हो गया। सिमिलर मैनर में रशिया भी इम्यून नहीं है, वो भी नुकसान झेल रहा है। तो बातचीत तो देखो इन दोनों को टेबल पे आके करनी पड़ेगी, बट इसका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है, वो नेटो और ईयू के एंगल से देखा जा रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाली बात है कि अब यूक्रेन आगे क्या कदम उठाने की सोचता है। तो ये था अपने आप में एक इंपॉर्टेंट अपडेट। तो इस डिस्कशन में दो आर्टिकल्स दोनों यहीं पे खत्म। थैंक यू वेरी मच।